चुनावी लेफ्ट राइट। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं स्टूडियोज में, अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, बहुत स्वागत आपका, और मोहम्मद सलीम साहब हैं। आप दोनों को तो एक तो बधाई। और हमारे साथ मूर्ति साहब हैं, सत्यनारायण मूर्ति मनोना के। हम इनसे बात करेंगे एक तो केंद्र में जो हो रहा है, केंद्र में क्या हो सकता है, और जो आज जो हुआ उस पर। पहले रायबरेली की बात कर लेते हैं। रायबरेली उपचुनाव की जीत का सेहरा बांधे राहुल गांधी को संगठन में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। रायबरेली उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद सोनिया जाप शुरू हो गया। किसी ने त्याग का फल माना तो किसी ने राहुल की मेहनत का नतीजा। उपचुनाव में सभी विरोधियों की जमानत जब्त हो गई। उधर रायबरेली में जश्न मना, इधर दिल्ली में सोनिया ने राहुल गांधी को संगठन में जिम्मेदारी देने की संभावना जताकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुराद पूरी कर दी। जी न्यूज संवाददाता अशोक सिंघल के सवाल के जवाब में सोनिया ने ये बात कही। राहुल को जिम्मेवारी देने की बात है कि उनको संगठन में कुछ जिम्मेवारी देनी चाहिए ताकि तो वो हो सकता है। क्या जिम्मेवारी? आप देखिए, आप देखेंगे। हालांकि कांग्रेस के हैदराबाद अधिवेशन में राहुल को संगठन में शामिल करने की आवाज उठी थी। तब राहुल ने अभी और राजनीतिक गुर सीखने की बात कहकर जोशीले कार्यकर्ताओं को शांत कर दिया था। रायबरेली चुनाव प्रचार में राहुल ने राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी की तरह चुनाव प्रचार किया। उन्होंने प्रचार के दौरान यूपी की राजनीतिक कमान संभालने के संकेत भी दिए। अब सोनिया के इस बयान के बाद देश भर के कांग्रेसियों में आशा की एक किरण जगी है। इस बीच सोनिया गांधी ने खुद के प्रधानमंत्री बनने की मांग को गलत करार दिया। बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बातें पार्टी में बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग की थी। चिट्ठी पर 25 सांसदों के दस्तखत थे। अजीत जोगी की इस हरकत पर सोनिया ने नाराजगी जताई और 25 सांसदों को कड़ी फटकार भी लगाई। यूसुफ अंसारी के साथ अशोक सिंघल, जी न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ सिंघवी साहब यहाँ मौजूद हैं। सिंघवी साहब, सवाल वही है, क्या बनेंगे राहुल? जैसा जवाब सुना आप देखिए, ये 25 लोग कौन थे? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि एक उत्साह जो था, ऊर्जा थी, इतनी बड़ी विक्ट्री, इतने बड़े मार्जिन से जबकि इतनी कम पोलिंग हुई है, तो उस उत्साह में शायद बिना खास सोचे समझे एक आवेश पे किया गई बात है। और उस बात की अब अंत हो गई क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद ने बोल दिया है साफ स्पष्ट रूप से कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये बात खत्म हो गई है और इस पे कुछ पढ़ना या समझना बिल्कुल गलत होगा। मूर्ति साहब, ये अचानक इतनी बड़ी जीत के बाद लिखी गई चिट्ठी है या उस पे कुछ पकड़ा होगा पहले से? मेरे ख्याल में जोगी जी ये सब थोड़ा पहले ही प्लान करते हैं कि तो उनका बहुत और एंथुसियाज्म है। आपको याद है छत्तीसगढ़ में भी वो चुनाव का फैसला आने के पहले भी उनका प्लानिंग शुरू हो गए थे और इसलिए उनको कांग्रेस से सस्पेंड भी किया था। तो उनका और एंथुसियाज्म हम पहले से देख रहे हैं। और जब लोकसभा में विश्वास मत एक बार हुआ, वाजपेयी गांव में एक बहुत में आ गया, तो एक दाव था जो उल्टा पड़ गया। उनका एक दाव तो वो क्लिक हुए तो सब लोग होते, ये जोगी जी का इनिशिएटिव है। सिंघवी साहब, चलिए, क्या बनेंगे राहुल? इस सवाल का जवाब तो आपने कहा कि वहीं से आ गया। क्या बनेंगे जोगी जी? जोगी जी एक सशक्त कार्यकर्ता है हमारी पार्टी के, और हर व्यक्ति को सिर्फ इसमें तोलना कि क्या बनेंगे वो सही नहीं होगा। बहुत सारे काम कर रहे हैं, कई चीजों को देख रहे हैं, कैंपेन करने जाते हैं, और बाकी सब ये निर्णय और कोई करता है, न मैं करता हूँ, न जोगी जी करते हैं। चलिए सलीम साहब, आपकी भी बहुत जबरदस्त जीत हुई है पश्चिम बंगाल में, तो लगातार 7वीं बार, और इतनी उम्मीद आपको थी? हमारी पार्टी का यही राय था, अगर खराब होता है तो 2/3 प्लस और अच्छा होता है तो 3/4 प्लस, और अपने 3/4 में ही हम जाके रुके हैं 235। तो वामपंथी बंगाल में, और केरल में भी हमें यही था कि एलडीएफ इस बार आएंगे, अच्छे खासे मत से आएंगे, 90s के मिडिल 90 to 100 ऐसे होंगे, ऐसी बात थी। तो वहां तो बुद्धदेव फैक्टर की भी बात की जा रही है। केरल में क्या होगा? वीएस बनेंगे मुख्यमंत्री? ये बुद्धदेव बने या कोई भी बने, बंगाल में या केरल में सीपीआईएम के फॉर्म के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होते हैं, वहाँ ये फैसले लिए जाते हैं, और 13 तारीख को मीटिंग बनेगी, फिर मिनट्स में लिखे जाएंगे, विद इन मिनट्स से फैसला होगा और मिनट्स में रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कोई भी चीफ मिनिस्टर होता इतने ही वोट आते आप कह रहे हैं? वोट इतनी सीटें मिलती, कोई भी चीफ मिनिस्टर होता बंगाल में? नहीं, व्यक्ति का तो एक रोल होता है। ज्योति बासु जब चीफ मिनिस्टर थे तो 251 भी हमें मिले हैं। अब एक बात कही जाती थी, इतनी सीट क्यों मिलते हैं? व्यक्ति का मामला तो नहीं है, रिगिंग की बात होती थी, मीडिया बोले या हमारे विरोधी बोले, इलेक्शन कमीशन बोले। आज जनता ने ये मतलब तमाशा मारकर ये कहा है कि रिगिंग का ये जो हवा खड़ा किया जाता था ये बिल्कुल गलत था, और वामपंथियों को आप सही आकलन नहीं किए हैं बंगाल में उनकी स्थिति। सिंघवी साहब, ये इस बार चुनाव बिल्कुल सही हुए और ये सही वोट है, ये तो आप भी मानेंगे?
बंगाल की बात मैं ये मानूंगा कि सीपीएम और सीपीएम मुख्यमंत्री बंगाल में बधाई के पात्र है, क्योंकि ये सत्तारूढ़ होने के बावजूद जीते ही नहीं है, जो अपने आप में एक सराहनीय बात है, लेकिन एक 35 सीट ज्यादा वृद्धि से जीते हैं, तो ये बहुत अद्भुत बात है भारतीय राजनीति में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, हमेशा व्यक्ति कभी पार्टी से ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टीज को एक सिंबल, एक मैस्कट अगर मिला है तो जरूर बुद्धदेव भट्टाचार्य वो है। और वो जो शहरी वोट कांग्रेस टीएमसी और इधर जा रहा था, वो शहरी वोट भी काफी कुछ लेने में, शहरी वोट बिल्कुल एक तरफ, और साथ साथ मैं समझता हूं कि उनका एक सिंसेरिटी और उनकी एक सादगी आकर्षित रही है, आकर्षण का एक मुद्दा रही है, और ये सराहनीय बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आखिर कोई व्यक्ति अगर जीत जाता है वापस 7वें टर्म के लिए, तो ये तो उसमें तो दो राय नहीं हो सकती। भट्टाचार्य के शब्दावली में वो कहते हैं कि इतिहास में और राजनीति में व्यक्ति का रोल रहता है, लेकिन अकेले एक व्यक्ति से संभव नहीं होता है ये कामयाबी। सब लोग, बहुत से लोग नहीं जुटते हैं बोल करके, और ये वो लोग कह रहे हैं जो ज्योति बासु के बाद सीपीएम नहीं रहेगी, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नहीं रहेगी, वामपंथी नहीं रहेगी, ये हवा उठाए थे 2000 साल में। आज 2006 में ये पता चला कि हमारा सक्सेशन का जो लाइन होता है, किस तरह से प्लान होता है, और बुद्धदेव भट्टाचार्य किस तरह से कामयाबी के साथ जो धरोहर है उसे संभाले हैं और परंपरा को आगे बढ़ाए। चलिए, ये तो अच्छी बातें हो गई। अभी येचुरी साहब हमारे साथ थे यहाँ पर इसी कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि आगे चल के अगर देखा जाए तो मोर्चे तो बनते हैं गठजोड़ों के लिए और इलेक्शंस के लिए, तो इसलिए तीसरा मोर्चा तो नहीं, लेकिन तीसरे विकल्प की तरफ हम अब भी काम कर रहे हैं। हम उसे विस्तार से अगर कहें तो ये कहेंगे कि 2 दशक या 3 दशक में मीडिया और कांग्रेस और भाजपा और पोल पंडित ये कह रहे थे कि ध्रुवीकरण हो रही है और 2 पार्टी सिस्टम होंगे। इसमें बहुत लेख भी लिखे गए थे, कांग्रेस या बीजेपी। बाद में ये कहे कि या तो कांग्रेस लेड फ्रंट या तो बीजेपी लेड फ्रंट। आज ये कहा जा रहा है, जो हम पिछले 2 दशक से कह रहे हैं, कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी एक तीसरी धुरी है इस देश में और राजनीति में है। वो अभी यूपीए के बाद तीसरी फ्रंट आई कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये लगातार एक प्रयास प्रक्रिया है और तीसरा मत अभी यानी प्रक्रिया जारी रहेगी। सिंघवी साहब, इससे आप क्या संकेत लेते हैं? तो अभी भी तीसरे विकल्प की बात कर ही रहे हैं, समर्थन आपको जरूर देना है यहाँ पर। तीसरा विकल्प की बात होती रहती है, लेकिन पिछले कई दशकों की जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, उससे साफ जाहिर हो गया है कि तीसरा मोर्चा विकल्प है ही नहीं, उसको विकल्प ही नहीं मानना चाहिए। जब भी हुआ है ये, तो एक अनसर्टेनिटी रही है, विकास में हानि हुई है, और ये किसी एक पार्टी की जरूरत कारण नहीं है। ये इसलिए कारण है क्योंकि जो इसके अंग रहे हैं वो इतने भिन्न रहे हैं कि उनमें जो सहमति है वो प्योरली एक आर्टिफिशियल सहमति रही है। अब ये भविष्य में बदलता है कि नहीं, ये देखने की बात है, लेकिन मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। येचुरी साहब ने अभी यहाँ तक कह दिया था कि मुलायम सिंह यादव को वो ज्यादा धर्मनिरपेक्ष देखते हैं, अगर यूपी का भी संदर्भ लिया जाए तो। ये तीसरा मोर्चा उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, या तीसरा विकल्प उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है जो आपके अगेंस्ट है सीधा सीधा? मैं नहीं समझता कि इस वक्त जब यूपीए सरकार का समर्थन कर रही है वामपंथी, तो कोई ऐसा होना कुछ सही है जो कांग्रेस के विरुद्ध हो और कांग्रेस के विरोधियों के समर्थन। उनका कहना है कि बीजेपी, उन्होंने ये कहा है, कहीं मेरे को पता नहीं, इसका मैं मानता हूं, कहा भी होगा। उनका कहना था कि बीजेपी को हराने में ज्यादा सक्षम दिखेगा, हम उसके साथ हम सांप्रदायिकता सही है, और इसलिए अभी तक बीजेपी को हराने में यूपी से ज्यादा सक्षम कोई मेरे को दिख नहीं रहा है इस देश में। केंद्र में और यूपी में, अब यूपी में आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की। देखिए, इस चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, ये यूपीए का हिस्सा नहीं है, बाहर से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल यूपी से संबंधित मानना चाहिए, क्योंकि समर्थन कर रहे हैं, मुद्दे में कर रहे हैं, लेकिन समर्थन कर रहे हैं। तो यूपीए की इसमें बहुत भारी जीत हुई है, और अगर हार हुई है किसी की तो वो एनडीए की हुई है। 2 प्रदेशों में इनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। केरला में हमें दुख है, हम हारे हैं, हमने बड़ा जोर से लड़ा इनसे केरला में और पश्चिम बंगाल में, लेकिन बाकी 3 प्रदेशों में से तमिलनाडु, पांडिचेरी और असम में हम अपनी जीत मानते हैं। तो अगर 5 प्रदेशों में यूपीए के कोई ना कोई अंग की, और मैं अंग सिर्फ उसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, संबंधित अंग भी मान रहा हूं, उसमें हुई है, तो ये मैं समझता हूं कि एक तरफ तो हार है हमारी केरला में, लेकिन केंद्र में हम इससे बहुत खुश हैं और यूपीए की बहुत महान जीत हुई है। इनसे अगर जोड़कर हम कहते हैं अपनी बातों पर, मैं जो कहा था उसका आगे बढ़ाते ले आता हूं। आप अगर देखेंगे इस चुनाव के राह में तो बीजेपी की नेतृत्व में एनडीए कहीं है नहीं, आज के जो रिजल्ट निकले हैं, और उनकी वजह से थी भी नहीं। दूसरी बात है, उन तमाम राज्यों से जहां बीजेपी के 2-2 मंत्री हुआ करते थे एनडीए में, केंद्र सरकार में, वहां बीजेपी शून्य है, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, और एनडीए के डीएनए ढूंढ कर निकालना पड़ेगा अभी। लेकिन यूपीए की जो बात कर रही है, वहां भी आप अगर ये देखेंगे तो ये कांग्रेस
या बीजेपी इस देश के किसी राज्य में और देश में अकेले सत्ता में आ सकती है। आज के राय में भी, चाहे वो पांडिचेरी हो चाहे आसाम हो, कहीं भी ये दाम नहीं कह सकता। और यही कारण है कि एक तीसरा सिरा है राजनीति में, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो तीसरा विकल्प उभर आएगा कि नहीं, वो अलग बात है। प्रोजेक्ट नहीं, मैंने देखिए तीसरी धुरी जरूर है अलग अलग प्रदेशों में, इसमें कोई दो राय नहीं। रीजनल राजनीति जो है उसी पे धुरी पे आधारित है। हम जो बात कर रहे थे कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्या कोई तीसरी ध्रुवी इस वक्त विकल्प है? लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास ये तो खुद ही दूरी बनना चाह रहे हैं। देखिए अच्छा है, सब लोगों का एम्बिशन होना चाहिए, सभी लोग चाहेंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि जब जब केंद्र सरकार में अखिल भारतीय स्तर पे तीसरे ध्रुवीकरण की बात हुई तो असफल रहा है। आगे अगर भविष्य में क्या होता है वो दूसरी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, सलीम साहब सीधी सीधी बात है, उत्तर प्रदेश की बात करें, आप येचुरी साहब ने कह दिया कि जो बीजेपी को ज्यादा हराने में सक्षम होगा हम उसके साथ जाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो करिश्मा देखने को मिल रहा है और जैसे एनर्जाइज हो रहा है कांग्रेस का काडर, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस आपको दिखी बीजेपी को हराने में सक्षम, तो इनके साथ होंगे या मुलायम सिंह के साथ? रायबरेली में कांग्रेस की जो कामयाबी है, सोनिया गांधी की कामयाबी है या राहुल गांधी की जो प्रयास है, उसको मैं सराहता हूं। लेकिन मैं अभिषेक जी से पूछूंगा कि रायबरेली उत्तर प्रदेश से कितने किलोमीटर दूर है? कितने किलोमीटर दूर है रायबरेली उत्तर प्रदेश से? देखिए किलोमीटर की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे को बहुत स्कोप है सुधार का, ये हम पहले मानने वाली पार्टी है, इस पर कोई दो राय नहीं। और हम समझते हैं कि अभी आप 6 महीने बाद देखेंगे सीट शेयर में और परसेंटेज वोट शेयर में कितना सुधार होगा जब चुनाव आएगा यूपी का, तब आप चाहेंगे। लेकिन आज की तारीख में उस कारण से रायबरेली को नकारना भी सही नहीं होगा। पर ये वहां रायबरेली हुआ, अमेठी हुआ, इस पूरे इलाके में बहुत जबरदस्त वर्चस्व है, बहुत जबरदस्त प्रभाव है और उसकी ऊर्जा, उसका उत्साह बाकी प्रदेश में फैलेगा, ये हम निश्चित मानते हैं। साथ साथ जो योगदान करेंगे वहां की सरकार के कुकर्म, वो भी योगदान करेंगे अपना। यूपीए के जो हम समर्थन कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के बाहर से, मैं उनका ब्रीफ नहीं लिया हूं, या वामपंथी भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। ये सरकार कांग्रेस की नहीं है, ये पहले मानना पड़ेगा। ये घटक जो है आरजेडी, एनसीपी, लोजपा, ये सब मिलाकर के भी इनकी बहुमत नहीं है, हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं। इस चुनाव में भी केरल में और बंगाल में एनसीपी, आरजेडी जो उनके साथ मंत्रिमंडली में है, वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़े हैं, वामपंथियों के साथ लड़े हैं बंगाल में और केरल में। आरजेडी जीत कर भी आए हैं, एनसीपी जीत कर भी आए केरल से, चाहे एक ही हो, ये सब मानना पड़ेगा। तो अपने घटक को उनको अपने साथ लेके चलना है, ये बात तो मानना पड़ेगा। मूर्ति साहब, आप काफी देर से ये सुन रहे हैं और मन मुस्कुरा भी रहे हैं। ये बार बार ये बात उठ रही है कि जो अच्छी बातें होती है सरकार में, वो तो ये लोग कह देते हैं कि हमने करवाई, हमारी वजह से हुई, और जो इनके हिसाब से सही नहीं है वो कांग्रेस पे दोष मर दिया जाता है। दोनों तरफ से ये लोग फायदा उठाने के रहते हैं और इनको फायदा हुआ भी है और शायद कांग्रेस को नुकसान हुआ है, मानेंगे हम? हाँ, इन दोनों को फायदा हुआ है क्यों तो यूपीए सरकार ने 2 साल अच्छा चला है, क्यों तो उनमें लेफ्ट का प्रेशर भी है और कांग्रेस का। लेकिन जो अच्छा हुआ उनका तो इन्होंने फायदा ले लिया। हाँ, ठीक है, उसमें तो ओवरऑल तो लोग तो पूरा सरकार को देखते हैं ना और कैसे काम कर रहे हैं, तो इसलिए केरल में भी बीजेपी का कोई एक सीट भी नहीं मिला। बीजेपी तो दूर रही, लेकिन तो इसलिए तो जो यूपीए का जो फोर्सेस है वो उनका जो 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में कितना सपोर्ट मिला वो अभी तक है। मेरा एक ही स्टेट है वहां कम हुआ, वो तो बिहार है। बिहार में तो इनका जो लफड़ा किया इनका, इसलिए उनको वो स्टेट चला गया। सिंघवी साहब से हम पूछेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सिंघवी साहब से उसके बाद पूछेंगे कि नुकसान क्या, ये जो मजबूरी सी रही लेफ्ट का समर्थन लेने की, उसका क्या नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है बहुत ज्यादा। छोटे से ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं। चुनावी लेफ्ट राइट और बंगाल तो लाल है ही, लेकिन केरल की अगर बात की जाए तो वहां पर लेफ्ट का झंडा जरूर फहराया है, लेकिन आगे थोड़ी सी मुश्किल शायद हो सकती है। मूर्ति साहब, वीएस बन जाएंगे मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? लगता है कि तो कितना नीचे से पॉपुलर सपोर्ट वर्कर्स का है, मगर आप 98 एमएलए जीते हैं सीपीएम का, उनमें तो आप लगे तो 5 से 6 उनका हार्डकोर सपोर्टर्स है, क्योंकि तो सारे के सारे पिनराई विजयन जो स्टेट सेक्रेटरी है उनका सपोर्टर्स है। मगर इतना प्रेशर है मीडिया का या लोकल वोटर्स और वर्कर्स का, तो वो प्रेशर तो उनके कैंडिडेट बनने पे ही दिख गया था। केरल में वो भी बोलेंगे कि हमारी पार्टी की जो मास बेस है, और ऐसे वो इमोशनल भी होते हैं कि सीपीएम वर्कर्स से ज्यादा सपोर्टर्स जो हैं या सीपीएम कार्डर्स से ज्यादा या मेंबर्स से ज्यादा, उनका कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो एक इन्वॉल्वमेंट होता है।
पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। तो ये इसको भी पार्टी ने दिमाग में रखा। और दूसरी बात ये है कि ये किसके कितने एमएलए उस तरह से कैलकुलेट नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो सीपीएम पोलिट ब्यूरो में बैठेंगे, वहाँ पिनराई विजयन भी पोलिट ब्यूरो मेंबर हैं और बीएस अच्युतानंदन भी पोलिट ब्यूरो मेंबर हैं। अब ये आइडियोलॉजी की बात अगर की जाए, ये तो काफी लोग, अपने राजा साहब ने माना कि बुद्धदेव भट्टाचार्य कुछ वो करते हैं जो हम अब तक नहीं करते आए हैं, वीएस दूसरी उनके हैं। कांग्रेस अगर कुछ करे तो वो गलत, या मनमोहन सिंह वो करें गलत और बुद्धदेव करे वो सही? इसका जवाब मैं ही सही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बुद्धदेव भट्टाचार्य के कैबिनेट में मिनिस्टर भी था 3 साल और यहाँ दिल्ली में भी पार्ट में हूँ। ये आप जो दिखाते हैं दिल्ली में कुछ, कलकत्ते में कुछ, कहाँ पे किस क्षेत्र में, मैं एकदम चुनौती के साथ कहता हूँ, ये एक परसेप्शन है। कांग्रेस कुछ करे बोल करके नहीं है। हम समझिए आप, हमारे एकदम स्ट्रिक्टली कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बनाए हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कांग्रेस और हमारे दोनों के जो एक्सेप्टेबल जो चीज़ है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। और वहाँ पे बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी वही रहा है, प्रकाश करात की भी वही है, वामपंथी भी वही कहते हैं, कांग्रेस भी वही कहते हैं, हम तो इम्प्लीमेंट करो। जब वहाँ से डिपर्चर होता है तो सीपीएम उसको ऑब्जेक्ट करती है। वो बुद्धदेव भट्टाचार्य भी करेंगे, बंगाल में भी करेंगे, हम दिल्ली में भी करेंगे। बंगाल की गवर्नमेंट जो काम कर रही है वहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम फ्रेमवर्क नहीं तैयार करते। फ्रेमवर्क दिल्ली में हो रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होंगे, फॉरेन पॉलिसी क्या होंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या होंगे। वहाँ जब हमारा डिबेट होता है थियोरेटिकल, तो वहाँ पे हमारी पार्टी की क्या पोजीशन है वो लिखते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब एक बार जो फ्रेमवर्क बन जाता है, आप आईसीसी की मीटिंग में ठीक करते हो रूल्स क्या होंगे, फिक्सचर्स क्या होंगे। ईडन में जब होता है तो आप वहाँ स्कोर करते हो, विकेट लेते हो या रन करते हो, आप वहाँ पे बैठ करके मीटिंग नहीं करते हो। सिंघवी साहब, मुश्किल लग रहा है आपको? कुछ मुश्किल बढ़ती दिख रही है? दाम बढ़ा पाएंगे आप पेट्रोल के? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ केंद्र में हम ये पहले प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि जो सबसे ज्यादा बातचीत विचार विमर्श हो सके, इनपुट्स आ सके, वो लिए जाए। उसके बाद सबकी सुनने के बाद वो किया जाता है जो देश के हित में। तो सड़क पे झंडा लेकर सुनाते हैं ना। हाँ, जहां हमको लगता है कि देश के हित की बात नहीं है, वहां हमने बहुत परिपक्व तरीके से, ध्यान से, समझदारी से सुनने के बाद निर्णय सरकार ने लिया है। कई ऐसे पेट्रोल के दाम और हमने पेट्रोल, देखिए एक मुद्दा स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया सकता, पर पेट्रोल के दाम बढ़ाने का एक बहुत बड़ा और स्ट्रांग मजबूत आर्थिक आर्गुमेंट है। अब वो बढ़ते हैं कि नहीं ये मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, लेकिन हमने पहले बढ़ाए हैं कुछ चीजें जो कि इन्होंने नहीं सहमति की है। कई मामलों में इनसे सहमति होके हमने नहीं किया है, क्योंकि हम समझते सही कह रहे हैं। अब ये बताएंगे देश हित का मामला है। हाँ। हम या दो अलग से नहीं है। जब वो एनलाइटेंड देश हित की बात करते हैं तो वो एनलाइटेंड की रोशनी किधर से आती है, उसको लेकर हम सवाल उठाते हैं। आप ये प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे, तो कलकत्ता में आप बहुत प्रैक्टिकल है, दिल्ली में थोड़ा अनप्रैक्टिकल है। दिल्ली में कलकत्ता की बात नहीं है। जब आप थ्योरी में आप बात कर रहे हो, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क होंगे, चूंकि बंगाल इज नॉट अ सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल। ज्योति बासु ये कहते थे, आज चीफ मिनिस्टर वही भी कह रहे हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी कह रहे हैं। लेकिन आप जब पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होते हैं, कानून क्या बनेंगे, वहां हमारा इनपुट रहता है। लेकिन जब कानून जो बन जाते हैं उसी दायरे के अंदर आपको काम करना पड़ता है। वहां हम ये दिखाते हैं कि उस दायरे के अंदर भी हम किस तरह से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सीएमपी नहीं है वेस्ट बंगाल में, इसलिए और चीज कर सकते हैं। बल्कि वहां पे शुरू से ही लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का सीएमपी बाद में आई है। 77 से हम हर 5 साल एक मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ ये मैक्सिमम प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। हम मिनिमम प्रोग्राम वहाँ करते हैं। हम वहाँ पे पीसी दे देंगे, मंगलसूत्र दे देंगे। कभी ये कैंपेन नहीं करना पड़ा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, फ्री चावल दे देंगे। आप लेफ्ट को बोलते हैं हैप्पीज मील की बात, लेफ्ट कभी ऐसे वादे नहीं करती। आज तक कोई प्रोग्राम आप दिखाएंगे, कोई मैनिफेस्टो में हम किए हैं? इस बार चुनाव में बुद्धदेव भट्टाचार्य को बोलना पड़ा है कि मंगलसूत्र देंगे, हम 10,000 रुपया देंगे, पीसी देंगे, कंप्यूटर देंगे। चिदम्बरम जी हमें सब्सिडी हटाने की बात करते हैं दिल्ली में, और तमिलनाडु में जब उनके मैनिफेस्टो होते हैं तो 2 रुपए चावल की बात करते हैं। जो पेट्रोल प्राइस में चिदम्बरम जी कहते हैं कि आप टैक्सेस की घटाने की बात कर रहे हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं घटा देते? स्टेट टैक्सेस घटा दीजिए पेट्रोल पे। सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट की राइट से। आप वैट जब कर रहे हो, हम तो वैट के लिए हम पक्ष में थे, और वैट जब यूनिफॉर्म होगा उस तरह से, तो एक्साइज इनका भी यूनिफॉर्म होगा। नहीं, उस तरह से नहीं है। आप जो हमारे देश में जो क्रूड ऑयल बंद निकलता है, उसको क्यों आप इंटरनेशनल कीमत में बेचते हो? तेल कंपनी फायदा नहीं कर रही है। क्रूड ऑयल हमारे देश में निकलता है, आप बोलते हैं इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहा है। 30% भी अगर हमारा इंटरनल प्रोडक्शन है, उसको आप एट पार क्यों करते हो? आप जो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आप जो लेते हो, आज रिलायंस का आईपीओ 60 से 1000 हो जाता है, 100 रुपीज हो जाता है, तो रिलायंस को जो फायदा पहुंचा रहे हो ड्यूटी स्ट्रक्चर में, उसके बारे में वो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं। आप होलकर की रिपोर्ट के बारे में सब पार्टी कह सकते हैं, लेकिन रिलायंस की बात नहीं कर सकते हैं। रिलायंस को आप बचा रहे हो, हम कह सकते हैं, बीजेपी या कांग्रेस नहीं कह सकते। ये अंतर तो रहेगा हमारे साथ उनका। इस अंतर पे हम सिंघवी साहब से भी आगे बात करेंगे, और नीलोत्पल बसु हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद, और हमारे साथ यहाँ सच्चिदानंद मूर्ति साहब और सलीम साहब आप रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण जेटली जी भी हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में। सिंघवी साहब बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। चुनावी लेफ्ट राइट, तेल में उबाल थोड़ा थोड़ा तो आता दिख ही रहा है, हल्की आंच पे पक रहा है मामला।
रायबरेली में जीत तो हुई सोनिया गांधी की, लेकिन नेता बने राहुल गांधी। कांग्रेसियों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे और बहन प्रियंका गांधी ने उन्हें कल का नेता बनने का आशीर्वाद दे दिया। जीत के बाद की रायबरेली, सोनिया की जीत में रंगे राहुल गांधी। महीने भर की मेहनत के बाद जनता का शुक्रिया अदा करने का मौका। उत्तर प्रदेश की चुनावी जिम्मेदारी उठाने का ऐलान कर चुके राहुल का कहना है कि उन्होंने वही किया जो उनकी मां ने उनसे कहा था। मेरा फोकस मेरी मां ने मुझे एक काम दिया है, मेरा काम उस काम को पूरे करने का। राहुल ने अपनी बात कही, लेकिन नजर सबकी प्रियंका पर थी। प्रियंका पर इंदिरा की छवि देखने वाले उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि क्या मायने हैं रायबरेली की जीत के। प्रियंका ने रायबरेली से साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया कि कांग्रेस के लिए राहुल ही हैं नेता कल के। I'm just really happy. I thank the people of Raebareli. I've always had faith in them. All of us have always had faith in them, and they've come through for us, as Rahul said. And I have to say, he's worked really hard. He's done a great job. So. प्रियंका ने राहुल की पीठ थपथपाई और कांग्रेसी गदगद हो गए। ये जीत राहुल के राजनीतिक जीवन का एक सर्टिफिकेट भी है। अकेले अपने बूते पर उन्होंने इस पूरे चुनाव की कमान संभाले रखी, और जब मां के हाथों वो जीत का सर्टिफिकेट सौंपेंगे तो शायद सोनिया उतनी ही खुश होंगी जितनी स्कूल में राहुल को किसी सर्टिफिकेट के मिलने पर होती थी। विनय राय के साथ रवि धीमान, जी न्यूज, रायबरेली। रायबरेली की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति नए सिरे से लिखने के मंसूबे पाल रही है, लेकिन लखनऊ की सत्ता तक पहुंचना रायबरेली जितना आसान नहीं है। कांग्रेस की राह में यहां कई रोड़े हैं। रायबरेली की रिकॉर्ड तोड़ जीत और इलाहाबाद की सड़कों पर कांग्रेस का जश्न, इशारा साफ है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर दम तोड़ती कांग्रेस में नई जान आती दिख रही है। सत्ता के गलियारों का सपना देख रहे आज सड़क पर खड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी को अपना खेमनहार मान रहे हैं। हम सब राहुल गांधी के साथ में है, सोनिया गांधी के साथ में है, और पूरी ताकत के साथ अब हम लोग यूपी में कांग्रेस को स्थापित करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। कांग्रेसी नेता भी मानते हैं कि रायबरेली की जीत आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को जबरदस्त फायदा पहुंचाएगी। एक तरफ जहां ये सोनिया गांधी की जीत है, वहीं राहुल और प्रियंका के भविष्य के जीत के रूप में इसे देखा जाना चाहिए और उनके कुशल प्रबंधन को स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन क्या रायबरेली से लखनऊ की सत्ता का सफर इतना आसान होगा? शायद नहीं। रायबरेली नेहरू गांधी परिवार का पुराना दुर्ग है। सोनिया यहां त्याग के रथ पर सवार थी और ऊपर से इस युद्ध में बीएसपी के हाथी का साथ कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर रहा था। लेकिन रायबरेली के आगे जहां और भी हैं। जातिवाद के गणित पर टिकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस आज भी अपनी जगह पर रही है। लखनऊ की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक भरोसेमंद वोट बैंक का होना बेहद जरूरी है। लिहाजा कांग्रेस अगड़ी जातियों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। आरक्षण के मसले पर राहुल गांधी के ताजा बयान को इससे जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगली जातियां कांग्रेस का झंडा थामने को लेकर असमंजस में हैं। इतिहास में यह बात दर्ज है कि सत्ता से दूरी कांग्रेस को कमजोर बनाती है। पिछले 17 साल में कांग्रेस संगठन राज्य में कमजोर हुआ है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने पार्टी की जिला कमेटियों को मजबूत करने का जिम्मा लिया है। हालात चाहे कितने बदल जाएं, गठबंधन के इस दौर में कांग्रेस अकेले लखनऊ पर चढ़ाई नहीं कर सकती। उसे एक दोस्त की जरूरत है जो उसे बीएसपी में नजर आता है। सीटों के बंटवारे में बिहार में कांग्रेस के हिस्से जो आया, वही कहानी बीएसपी उत्तर प्रदेश में भी दोहरा सकती है, जिससे कांग्रेस मजबूत होने की बजाय कमजोर ही होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास एक ही तुरुप का पत्ता है और वो है राहुल गांधी। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके रोड शो सिर्फ बनारस में ही तस्वीर बदलने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार रायबरेली में मिली सीख शायद कोई असर छोड़ पाए। इलाहाबाद में दिनेश सिंह के साथ रितेश यादव, जी न्यूज, लखनऊ। सिंह साहब, दोस्त दिख रहा है आपको बीएसपी में कोई? नहीं, बीएसपी के साथ अगर कुछ भी बातचीत हो सकती है तो हमारे कोई इस वक्त मनाही नहीं है उसमें, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी स्टेज नहीं है जिसमें कोई ऐसी बातचीत हो रही हो। एक भरोसेमंद वोट बैंक के साथ साथ एक भरोसेमंद साथी की अभी जरूरत तो है यूपी में। देखिए, इस वक्त बहुत जल्दी बात हो रही है। ये हम समझते हैं कि हमारा खुद का बहुत अच्छा प्रभाव है यूपी में, और हम चाहते हैं कि अपना खुद का पूरी जो प्रेजेंस है यूपी में उसको पूरे यूपी में बढ़ाएं। और इस वक्त कोई भी ऐसी जब बात नहीं है तो अटकल होगा करना। आगे क्या होता है कह नहीं सकते, लेकिन अगर हमें लगा कि सीट एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, अगर हमें लगा कि कोई ऐसी इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है जिससे कि हमारा वोट शेयर, हमारा सीट शेयर बढ़ेगा, तो हम इसके लिए अवर्स नहीं है, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं। आज संगठन में कुछ जिम्मेदारी की बात कही सोनिया जी ने,
राहुल गांधी के लिए, और उसका क्या मतलब यूपी के लिए निकल सकता है और देश की राजनीति के लिए क्या निकल सकता है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। नीलोत्पल जी हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियोज में, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघवी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं चुनावी लेफ्ट। सोच है, जो विचार है, एक वामपंथी और लोकतांत्रिक एक जो वैकल्पिक एक कार्यक्रम, इसके आधार पे हम तीसरा विकल्प निर्माण करना चाहता है। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि ये चुनावी गठबंधन होगी तुरंत। ये संघर्षों के जरिए धीरे धीरे इसको पूरा आयाम मिलेगा, तो वो प्रक्रिया चालू है। हम यूपी की बात करें तो सिंघवी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले इनकी वो जो प्रक्रिया चालू है उसमें मुलायम सिंह यादव मजबूत होते दिख रहे हैं, अगर ये कोशिश दिख रही है। नहीं, जो इन्होंने कहा उसमें और मेरे में कोई बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं। इन्होंने कुछ अलग चीज कही है। तीसरे मोर्चे की बात नहीं, जो आप बार बार जो कहते हैं कभी मुलायम सिंह कभी ये, तो एक जो एक तीसरा सरकार है, तीसरा फ्रंट जो सरकार बनाए या तीसरा फ्रंट पार्टीज का, वो एक अलग चीज है। और मैं वापस दोहरा रहा हूं कि जब भी वो तीसरे मोर्चे, तीसरे पार्टी फ्रंट की बात हुई है, तो इतिहास ने कम से कम को अभी तक ये सिखाया है कि वो असफल ही नहीं रहा है, लेकिन देश में काफी अनसर्टेनिटी पैदा की। यानी आइडियोलॉजी, लेकिन तीसरी सोच एक अलग चीज हो सकती है कि एक भिन्न सोच हो, वो भिन्न सोच हो, कांग्रेस से भिन्न हो वो, और बात सही है कि कई चीजों में कांग्रेस से भिन्न है। अगर वो सकारात्मक हो और वो हमेशा एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह देश को सही दिशा दिखाए, तो उसका स्वागत भी हो सकता है। लेकिन उसका इमीडिएट एक राजनीतिक रूप में, आंकड़ों के रूप में उसका परिवर्तन करना या उसको गिनना गलत रहेगा। अभी तो ये आपके फ्रेंड तो इस वक्त कोई है नहीं वैसी कोई स्थिति। अभी की हालत अगर देखें केंद्र की, ये आपके फ्रेंड तो हैं, फिलॉसफी आप इनकी लेना नहीं चाहते, गाइड ये आपके बनना चाहते हैं, आगे इनकी ये जितने मजबूत हुए हैं। नहीं, ये गलत बात है। हम गाइड बनना नहीं चाहते। हम एकदम जो आधार पे इनको समर्थन दे रहे हैं, उस आधार को ये स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से उसके प्रति प्रतिबद्ध रहे, ये हम देखना चाहते हैं। ईरान पे इनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हमने तो बोला है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सीधा लिखा हुआ है कि हमारी विदेश नीति आजाद होना चाहिए। हम समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं ये अमेरिका का पिछड़ू बन रहे हैं और इससे हमारा देश का विदेश नीति का नुकसान पहुंच रहा है और ये हमारे देश के हित में नहीं है। इसीलिए इसको दोबारा ये एक रोचक उदाहरण हो सकता है। आप तीन मुद्दे ले, मैंने जो कहा ये बात उसी का एक उदाहरण है कि हम समझते हैं कि इनका रोल एक फ्रेंड फिलोसोफर का जरूर है कि हमको बताएं कि यहाँ सही है या गलत है, लेकिन हम इनकी भी सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, आदर के साथ सुनेंगे। हम यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यूपी की बात कर रहा हूं। कई बार आप इनकी सुन के और अपनी करते हैं। नहीं, और साथ साथ हम और लोगों की भी सुनेंगे, लेकिन सबकी सुनने के बाद सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि निर्णय लेना होता है, और सरकार अंत में अपना निर्णय लेती है जिसके लिए खुद जिम्मेवार होती है, और उस निर्णय में कई बार इनसे सहमत नहीं होती है। मैं आपको तीन उदाहरण दूं, बड़े रोचक उदाहरण है, अभी हाल के उदाहरण है। चुनावी ईरान के बाद आप ले पाएंगे? ईरान में और परमाणु शक्ति के मुद्दे पे, दोनों मुद्दों पे इनकी हमारी असहमति रही, लेकिन हमने बहुत डिटेल में इनसे विचार विमर्श किया। हमारा मानना है कि परमाणु शक्ति का एक और आयाम हो सकता है, ये उससे सहमत नहीं है। अंततः अथवा क्या होगा उसका, सरकार को आगे चलाने के लिए हमको ये सहमति करनी पड़ेगी कि हम असहमत रहेंगे कुछ मुद्दों पे। पीपीएफ के मुद्दे पे इन्होंने कहा, हमने उसको बढ़ाया था, अलग से कम हो गया। बीएचईएल के मुद्दे पे हमने कुछ और किया था, इन्होंने कहा बातचीत हुई, वापस कम हो गया। ऐसी हमारा कहने का मतलब नहीं है। ये जो बोल रहे हैं अभिषेक जी, इससे मेरा मतभेद है, इसलिए कि सवाल वो कि कोई भी मुद्दे पे हमारा एक सोच है, इनका एक सोच है। जिन चीजों के ऊपर हम सहमत हुए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ढांचे के तहत, उसमें तो वो हमारा बात से वो असहमत नहीं हो सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जो बिंदु है उससे कैसे भटक, और उससे भटक रहे हैं ये क्या आप कह रहे हैं? उसी में है ना, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दोनों मानते हैं कि हमको दोनों बाध्य हैं, लेकिन उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम का इंटरप्रिटेशन क्या है, असहमति उसी में है। जो हमारी जहां सहमति बहुत जगह है, लेकिन असहमति जब भी होती है तो इसी बात पे होती है कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। इनकी इस चुनावी जीत के बाद इनका इंटरप्रिटेशन चलेगा या आपका? वही बात होगी जो पहले हो रही थी, कोई फर्क नहीं होगा। हम जहां तक होगा हम सहमति रखेंगे इंटरप्रिटेशन की, लेकिन जहां हमको लगता है कि सहमति बिल्कुल असंभव है तो क्या होगा उसका? बसु साहब, देखिए एक सीधी सी बात है,
ये जो संख्या है आज लोकसभा के अंदर, एक तरफा फैसला करने का जो बात ये कर रहे हैं, इस स्थिति नहीं है। तो जो स्थिति है, जो स्थिरता है सरकार की, उसका जिम्मेदारी सरकार का है। अगर ये समझते हैं कि हम चूंकि सांप्रदायिकता विरोधी है, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष सरकार को बनाए रखने का हमारा जिम्मेदारी है, वो हम कबूल करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है एक तरफा फैसला होता रहेगा और हम देखते रहेंगे। यानी अब आप नहीं देखेंगे? नहीं, हम तो ये पहले भी बोला है, ये चुनाव आ गया इसलिए, नहीं तो इसके पहले ही होता है। मेरे ख्याल में चुनाव के नतीजे और चुनाव के दौरान लोगों के अंदर जो भावना हमने देखे है, केरल के अंदर सोच लीजिए, जो हम बहुत पहले से ये बोलता है, एक उदाहरण के तौर पे, जो आपने जो नीति, आर्थिक नीति ले रखा है कृषि के बारे में, ग्रामीण इलाकों के बारे में, वायनाड एक जिला है, छोटी सी जिला केरला का, सिर्फ 3 असेंबली सीट है, तीनों में एलडीएफ जीता है। 800 किसान पिछले 5 साल में आत्महत्या किया है, जो केरल के जानते हैं सामाजिक सुरक्षा का ढांचा बहुत मजबूत है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो इससे कुछ सबक अगर हम मानते हैं कि हम भी लिया है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये भी लिया है, इसके रोशनी में चर्चा होगी, फिर हम समझते हैं कि कुछ इशारा बसु साहब कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि सिंघवी साहब कहें कि जैसा हुआ है जैसा होता है वैसा होता रहेगा, कुछ तो शायद बदलना पड़ेगा। छोटे सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौट रहे हैं। सिंघवी साहब और बसु साहब से बातचीत जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। चुनावी लेफ्ट राइट के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ सिंघवी साहब और बसु साहब बने हुए हैं। सिंघवी साहब साफ कह दिया उन्होंने कि आपने तो कहा कि अब तक जैसा हुआ है वैसे ही होता है, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, मैं एक बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि जब भी लेफ्ट और यूपीए या कांग्रेस की बात होती है तो सिर्फ डिफरेंसेस की बात की जाती है, सिर्फ मतभेद की बात की जाती है, सिर्फ झगड़े की बात की जाती है, सड़कों पे निकल आते हैं, सिर्फ असहमति की बात की जाती है। वो कुछ मुद्दों को डिस्प्रोपोर्शनेटली मैग्नीफाई करने से क्या फायदा है? ये देखिए, सच्ची बात यह है कि कोई पार्टी, सीपीएम भी इसमें इंक्लूडेड है, हम भी इंक्लूडेड है, नहीं चाहेगी किसी का शेयर करे पावर। राजनीति का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है कि अपने आप बनाओ, लेकिन सच्चाई भी है राजनीति की, गठबंधन एक नेसेसिटी है, एक इनएविटेबिलिटी है। तो जब वो बात है तो हमको एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके काम चलाना है। और मैं समझता हूं कि हमारे कम से कम इस वक्त 75% पर अगर सहमति है तो 25% पर असहमति है, और 25% चीजों को ज्यादा मैग्नीफाई करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है बसु साहब। 75% देखिए, इलेक्शन में फर्क है। जैसे हम जो अभी 7वीं बार जीत हासिल की है बंगाल में, और जिस कारण से लोगों का भरोसा हमने उपलब्ध किया, इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम कोalition में विश्वास रखते हैं, और प्रिंसिपल कोalition। इसीलिए आप देखोगे, आप बार-बार कह रहे हैं कि मुद्दे से भटक जाते हैं, सीएमपी से भटक जाते हैं। अब इस जीत के बाद आप कहां किस हद तक जाएंगे अपने? अभी तक तो ये होता है, लोगों ने भी ये देखा कि आप सड़कों पे निकल आए, लेकिन इनकी में कैसे तय होगा? आपको तो ये भी पेट्रोल प्राइस की अगर बात कर लें, बार-बार पेट्रोल प्राइस अभी आ रहा है, ये तो हम सार्वजनिक रूप से बताया कि हम इनके जो विश्लेषण है उससे सहमत नहीं है, लेकिन ये फिर भी बढ़ा देंगे। ये जो प्राइसिंग करते हैं इसका कोई संबंध नहीं है इंटरनेशनल प्राइस से, वो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने एक ऑल्टरनेटिव दिया है, वो लेके चर्चा हो। ऑल्टरनेटिव बहुत बार ले चुके हैं, लेकिन बहुत बार बढ़ा चुके हैं। हम क्या करेंगे ये तो टेलीविजन स्टूडियो में तय नहीं कर सकते ना। ये तो हमने बोला है कि ये तमाम सारे इश्यूज को हमने सूचीबद्ध करके वो सामूहिक तौर पे चर्चा करेंगे। उसमें हम समझेंगे कि जैसे ये प्रक्रियाओं से हमारा भी कुछ अनुभव हो रहा है, तजुर्बा हो रहा है, इनको भी हो रहा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि हम सहमति पर पहुंचेंगे। ये जो आपके हर सवाल का जो एक अनरिटन रूल होता है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है, टूट रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये बात नहीं है। इनका घोर असहमति भी हो सकती है, कुछ मुद्दों पे है। अब उन मुद्दों पे कुछ भी कहें, जब अगर सामूहिक रूप से एक डिफरेंट भिन्न रूप है, भिन्न मत है, तो कहीं आगे बात आनी पड़ती है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि हम इनकी बात मानते हैं, जहां की हम बिल्कुल असहमत हैं वहां भी। अब
ये एक विकल्प है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट अभी आया है, और जो लोग बीजेपी की जैसे आशाएं करते हैं वो लोग एक स्वप्न लोक पे रह रहे हैं। लेफ्ट राइट करते करते जब सेना भी पुल पर पहुंचती है तो उसको अपनी कदम ताल तोड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर ना तोड़े तो पुल रेजोनेंस की वजह से टूट जाता है। यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए सिंघवी साहब और बसु साहब। चुनावी लेफ्ट राइट में यहाँ आज इतना ही। वाम दलों ने अपना पूरा परचम फिर से एक बार 7वीं बार लहराया, रिकॉर्ड वहां पर बनाया है। उधर कांग्रेस अपने रिकॉर्ड को देख रही है। रायबरेली में जो उसने रिकॉर्ड मार्जिन से सोनिया गांधी की जीत हुई है और राहुल गांधी बन के निकल गए हैं। आज के मुख्य 2 बिंदु यही। हम लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के बाद जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला, क्राइम की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।